नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी पिछले कई महीनों से रोड शो कर रहे थे और 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले इस प्रोग्राम को लेकर देश विदेश के निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। और ये सीएम धामी की मेहनत का ही नतीजा है कि देश विदेश से करीब 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, जबकि सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ का था। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून पहुंचकर किया, जिसमें पीएम मोदी ने इन्वेस्टर्स को शुभकामनाएं दी और वहां मौजूद तमाम देश विदेश के लोगों से उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की अपील करी। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है। और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। एक कविता मुझे याद आती है जो मैंने उत्तराखंड के लिए कही थी। जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां अंजुलि में गंगा जल हो, जहां हर एक मन बस निश्चल हो, जहां गांव-गांव में देशभक्त, जहां नारी में सच्चा बल हो, उस देवभूमि का आशीर्वाद लिए मैं चलता जाता हूं। इस देवभूमि के ध्यान से मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। साथियों, सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि निश्चित रूप से आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। आज भारत विकास भी और विरासत भी जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तराखंड उसका प्रखर उदाहरण है। उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के सीएम रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात नाम से इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुरू किया गया था। उसी से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। हमारी कोशिश रहेगी कि हर 2 साल के अंतराल में इस समिट का आयोजन हो। डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी और रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय द्वारा राज्य का समग्र विकास करना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है। हमारा प्रयास होगा कि हर 2 वर्षों में इस प्रकार के आयोजन को करें। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जब हम ये शुरू कर रहे थे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों के साथ करार का लक्ष्य रखा था। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस लक्ष्य से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अभी तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। और यह बताते हुए भी मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस बार हमने पहले से ही इनको धरातल पर उतारने के लिए भी लगातार प्रयास किया है। उसका परिणाम हुआ है कि 44,000 करोड़ रुपए का अभी तक निवेश धरातल पर उतार दिया गया है। इसके लिए प्रयास हो रहा है और इसके धरातल पर उतरने से लाखों रोजगारों का सृजन भी यहां पर होगा। हमारा राज्य एक शानदार होस्ट है। हम प्रत्येक वर्ष करोड़ों तीर्थयात्रियों का और पर्यटकों का आतिथ्य सत्कार करते हैं।
रांची में कांग्रेस सांसद दिनेश साहू के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है, जिसको लेकर आज बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक ओर जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी कहा, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी को नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार में बोलने का। जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कैमरे पर घूस लेते हुए पकड़े गए हों तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार को अधिकार है जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसे सलाखों के पीछे डाले। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये स्पष्ट करे क्या उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनके बेटे को अध्यक्ष बना दिया गया, तो भट्ट जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। जिनके खुद के घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात करते हैं उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है भ्रष्टाचार में बोलने का। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में घूस लेते हुए पकड़ा गया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया, उस पार्टी का क्या हाल होगा आप स्वयं उसका अंदाज लगा सकते हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, सरकार को पूरा अधिकार है, अगर कोई भ्रष्टाचारी है चाहे वो कांग्रेसी भी है तो सरकार अब अगर हिम्मत है तो उनको फांसी की सज़ा दे दे। हम कहाँ मना कर रहे हैं उनको। कांग्रेस न कभी भ्रष्टाचार में थी, न कभी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, न भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त किया। कांग्रेस ने हर हमेशा किया। वो हम पे आरोप लगाते हैं, मैं चुनौती दे के कहता हूँ, एक भी कांग्रेस के मंत्री को, एक भी कांग्रेस के नेता को बता देना अगर उन्होंने किसी ने उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और केस किया हो। डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं मुकदमे करती, क्यों नहीं सलाखों के पीछे डालती। लेकिन इसका भी स्पष्ट करें, क्या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पकड़े गए? क्या मध्य प्रदेश में उन्हीं की सरकार में करोड़ों रुपए का IAS के घर से नहीं पकड़े गए? क्या उनके राज्यों के मंत्री नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या बंगरप्पा आपका येदियुरप्पा पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, जिनके लड़के को उन्होंने आज अध्यक्ष बना दिया है? तो भट्ट जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। और जिनके घर अगर शीशे के बने होते और बड़े शीशे के बने होते तो उनको दूसरे घरों में पत्थर मारने से पहले सोच लेना चाहिए। राज्यसभा से कांग्रेस के राज्यसभा झारखंड से दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश अब तक मिल चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले। बताया गया है कि यह कैश ओडिशा और झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कांग्रेस को इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी बताया। साथ ही कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे को भी गिनाया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में जो भी व्यवस्था की गई थी वो इसी सांसद ने की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सांसद के पास इतना पैसा है तो जिसने 70 साल राज किया उसके पास कितना पैसा होगा। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू अभी तक मैं कह सकता हूं कि 3 बार राज्यसभा के सांसद, तीसरी बार कांग्रेस ने 2 बार लोकसभा का टिकट भी दिया। लोकसभा हार गए, जनता ने तो नकार दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर पैसा लेकर राज्यसभा के टिकट बेचे भी जा सकते हैं, इसकी प्रमाणिक मोहर आज देखने को मिल रही है। अभी गिनती जारी है मित्रों, और 500 करोड़ रुपया
आप ही सबके समाचार पत्रों के चैनलों के माध्यम देख रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि आखिरकार एक व्यक्ति के कारोबार में और इतना पैसा, ये एक प्रकार से अभी तक की देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी है। और मैं कह सकता हूं कि धीरज साहू जी के बारे में पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो उस पूरी यात्रा की सब प्रकार की व्यवस्थाएं धीरज साहू जी द्वारा की गई। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, इतना ही नहीं, इन राज्यों में जो सरकारें हैं, उन सरकारों पर भी प्रश्न खड़ा होता है कि जहां जहां कारोबारी इनका सिस्टम है, जहां इनके कारोबार हैं, वहां की सरकारें आखिर इस प्रकार से जो इनकम टैक्स से जुड़े विषय होते हैं उसको कितना नजरअंदाज करती है, इससे सिद्ध होता है। और आज मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का वो चश्मा, जो एक प्रकार से ऐसे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री के उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने की अपील करने पर कहा कि बहुत ही सकारात्मक पहल है। उत्तराखंड में देवी देवताओं की शादी का वर्णन है और यहां पर लोग आकर पुण्य का लाभ कमाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज है। पीएम मोदी जब जनता से अपील करते हैं तो वो अपील एक आंदोलन बन जाती है। आपको बता दें कि देहरादून में पीएम मोदी ने कहा है कि विदेशों में जाकर शादी करना हमारे देश के धन्ना सेठों के लिए फैशन बन गया है। पीएम ने सभी से अपील करी कि उत्तराखंड में आकर वेडिंग डेस्टिनेशन वो करें। और गुप्ता बंधु की शादी में मैं भी गया था। वैधानिक व्यवस्था क्या है, कानूनी पक्ष क्या है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। किसी देश के अंदर किसी व्यक्ति पर क्या आरोप लग रहे हैं उसका कानून देखेगा। लेकिन उद्यमी ने वहां पर जब वो विवाह अपने दोनों पुत्रों का किया, तो मैं कह सकता हूँ स्थानीय जो वहाँ के होटल्स थे, स्थानीय जो लोग थे, उनको निश्चित उसका लाभ मिला है। इसकी जानकारी शायद कांग्रेस के लोगों को नहीं है। ये ठीक है कि जहाँ कोई स्थान होता है उसकी स्वच्छता की तक की भी व्यवस्था उन्होंने किया। उसके जो कोर्ट ने जो धनराशि बोली थी वो वहाँ के नगर पालिका, नगर निगम को वो धनराशि की मुहैया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में हुए इन्वेस्टर समिट को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राज्य हित में लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, इस अवधारणा को लेकर इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था और सरकारी अवधारणा को पूरा करने के लिए सरकार दरअसल इस अवधारणा को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश में रोजगार आए और प्रदेश के नौजवानों को प्रदेश में रोजगार मिले, यही हमारी सरकार की नीति है। इसी में केंद्र सरकार भी हमारी पूरी मदद कर रही है। वो एमओयू हो गए। कितना आप इस पूरे 2 दिन के आयोजन को सफल मानते हैं और कितना आपको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह के आने से यहाँ पे माहौल बन रहा है? देखिए, मैं पूरे देश की अगर परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूं, इस इन्वेस्टर समिट की चर्चा पूरे देश के अंदर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का बहुत ही एक प्रकार से मैं कहूँगा राज्य के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा निर्णय है। इस राज्य की जवानी उत्तराखंड का काम आए और यहाँ भी उद्योग लगे, इस भाव के साथ इस कार्यक्रम की रचना सोची गई। 2.5 लाख करोड़ सोचा गया था, 3.5 करोड़ एमयू हुए हैं। लगभग 44 करोड़ के लिए तो बाकायदा मैं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम तैयार हो, धरातल उतार दिया गया है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस उद्देश्य से भाव के साथ ये समिट हुई थी वो धरातल पर इस राज्य के अंदर उतरेगी। और उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है।
स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। देखिए हमारे पास 4, जैसे मैंने बताया, 4 हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हर्रावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास एमओयू हुए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर समिट से पहले हो गया था। लेकिन आज जो बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने आ रही है। मंगलौर सीओ ने कोतवाली मंगलौर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने सरकारी दस्तावेज, मालखाना, बैरक, थाना भवन, मेस, हवालात, असलाहा, अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया। जहां उन्होंने अभिलेखों का रखरखाव संतोषजनक पाया, वहीं अपराध नियंत्रण तथा लंबित विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारण किए जाने के दिशा निर्देश दिए। बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस रेगुलेशन के अनुसार त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। ये पुलिस रेगुलेशन के अनुसार ही निरीक्षण रहता है। साल में जो है अर्धवार्षिक, वार्षिक और तिमाही निरीक्षण रहते हैं। अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है थाना मंगलौर का, और जो भी सरकारी संपत्ति है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, जो माल मुकदमाती उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, थाने की साफ़ सफाई और थाने के क्राइम वगैरह, इन चीज़ों को जो है रख रखाव रजिस्टर का ये चीज़ देखी जाती है। तो उस संबंध में जो है आज निरीक्षण रखा था। सभी थानों का जो है सरकारी संपत्ति का फिजिकल वेरिफिकेशन वगैरह मेरे द्वारा किया गया। जो भी कमियाँ पाई गई सफाई को लेके या असला वगैरह में जो भी साफ़ सफाई को लेके कमियां पाई गई है, उस संबंध में एसएचओ को हिदायत की गई है, वो कमियां सारी दुरुस्त कर। अगली खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक चोर को चोरी की 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल चोरी की घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। उसी क्रम में जसपुर मंडवा खेड़ा के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक कौशल निवासी कासमपुर बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ ये शख्स पकड़ा गया, जिसकी निशानदेही पर बिजली घर के पास खंडहर से चोरी की 3 बाइकों को और बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। नवंबर माह और दिसंबर माह में वाहन चोरी, स्पेशली मोटरसाइकिल की घटना हुई थी, जिसके खुलासे के लिए हमने बाजार से 3-4 कौशल बारूनी, जमशेद हमारा कांस्टेबल और अनुज वर्मा को लगाया हुआ था। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया तो एक वाहन चोर कौशल मनोज को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से हमारे क्षेत्र में चोरी गई एक बाइक बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर 3 अन्य बाइक जो बिजली घर के सामने खंडर में उसने छुपा के रखी थी, उन 3 बाइकों को भी बरामद किया गया। इस प्रकार 4 बाइकें हमारी टीम के द्वारा बरामद की गई, और जो 4 बाइकों में से 2 बाइकें जो हमारे क्षेत्र से संबंधित नहीं है, उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर घिसे हुए हैं, पर फिर भी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वो कहाँ से चोरी गई होंगी, फिर उसके अनुसार हमें कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त जो हमने अरेस्ट किया है कौशल सन ऑफ मनोज,
इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपराधिक इतिहास के बारे में सीमावर्ती जनपदों से और अपने डीसीआरबी से पता किया जा रहा है। अभी तक हमें पता नहीं लगाया, पता लगा होगा तो विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। सर, इसमें किसी अब तक की जो हमें जानकारी मिली है, ये अकेला ही चोरी कर रहा था। अगर इसके साथ कोई और होगा तो और हम उसमें विवेचना में तथ्य लाएंगे। इससे पहले सर पता चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के आदी हैं और नशे से अभी इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिला चिकित्सालय पौड़ी में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम हाउस में रखे एक शव को चूहों ने कुतर दिया। इसको लेकर परिजन काफी नाराज हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने में जुटा है। मामले में एसीएमओ रमेश कुमार ने बताया कि मोर्चरी का दरवाजा खराब होने के कारण चूहों ने शव को कुतर दिया। एक जो घटना है सामने आ रही कि यहाँ पोस्टमार्टम के दौरान एक शव लाया गया था और सबको डीप फ्रीजर में रखने के बावजूद भी चूहों ने उसे कुतर दिया। क्या कहना है? देखिए बॉस, इसमें यह है कि कल शाम को हम जब यहाँ हम लोगों को पता चला कि ये लोग उनको लेके यहाँ आ रहे हैं, तो हम यहाँ आए जब, तो हमने यहाँ मोर्चरी में डेड बॉडी रखी। तो मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीजर इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है। मैंने आपका डीप फ्रीजर सिस्टम इस वजह से हो रखा है आपका कि डीप फ्रीज होने के बाद भी डीप फ्रीज खराब चल रहा है। बॉडी ये हाल है कि उनका फेस बिल्कुल जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। तो मैं यार यही कहूँगा सरकार से कि बिल्कुल इस पर लापरवाही न करें, इन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये एकेश्वर ब्लॉक से कल एक मृतक का शव आया था यहाँ पे करीब 8:30-9 बजे। तो कल रात को यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे दरवाजे में गैप था जहाँ पे से जंगली चूहों ने प्रवेश किया, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। उसके लिए आज आदेश कर दिए गए हैं कि दरवाजे ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे दरवाजे ठीक करने के लिए बोला गया था, लेकिन डर के मारे इस पोस्टमार्टम हाउस में डर के मारे किसी भी 3 कारपेंटर ने काम करने से मना कर दिया था। तो आज ही श्रीनगर से एक नए कारपेंटर को बुलाया जा रहा है जो इसमें दरवाजे को आज ठीक करेगा और साथ में रैट किलर का लगातार प्रयोग करने के लिए भी बोल दिया गया है। तो लापरवाही है, कुछ दिनों से इसकी शिकायत आ भी रही थी। इसमें 3 बार इसमें पोस्टमार्टम नोडल होने के नाते हमने यहाँ पे लगातार इसकी शिकायत भी करी थी, लेकिन जो यहाँ के जो क्या बोले कि जो लोकल काश्तकार है, जो कारपेंटर हैं, उन्होंने यहाँ पे काम करने से मना कर दिया था। तो फिर इसलिए इस वजह से कुछ दिनों से ये शिकायत थी पर लेट हो गया। लेकिन ये पहला एक तरीके का ये शिकायत आई है, तो जल्द से जल्द इस शिकायत का निस्तारण कर दिया जाएगा और आगे से इस तरह की कोई